हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो जीआईबी का फर्स्ट पेपर है उसके मॉड्यूल ए का जो हमने सेकंड यूनिट बनाया था उसका पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, बैंकर्स एंड डेब्ट मैनेजमेंट टू गवर्नमेंट। हमने इश्यूअर्स और करेंसी तक यहाँ तक लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकर्स एंड डेब्ट मैनेजमेंट टू गवर्नमेंट का देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, बैंकर्स एंड डेब्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट में क्या होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि आरबीआई क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट्स के फंड्स हैं, उसके मनी को अपने यहाँ रिसीव करता है और उसके डेप्थ वगैरह को या जो भी ट्रांसफर ऑफ मनी करना है उसको फैसिलिटेट करता है। मीन्स क्या हुआ, उसके पास गवर्नमेंट अकाउंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को कहीं पे कोई पे करना है या फिर गवर्नमेंट का कहीं से पैसा आ रहा है या कोई सब्सिडी, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे चलाती है, जैसे राम जन्मभूमि का चल रहा है तो वो अपने किसी बैंक अकाउंट में पैसा मंगा रही है ना, उसे 3-4 बना रखे। तो आरबीआई का काम क्या है कि उन फंड्स पे पूरा प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, उसके थ्रू पेमेंट्स, अगर गवर्नमेंट को कुछ करनी है तो पेमेंट्स बनाना, डेप्थ रिकनसाइल करना, और उसके जो भी डोमेस्टिक डेप्थ है, मतलब अब इंटरनेशनल डेप्थ को तो देखे कि ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक डेप्थ पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करती है। ठीक, उसमें क्या हुआ, जैसे गवर्नमेंट का कोई डेप्थ उसने आरबीआई से ले रखा है या कहीं और से ले रखा है तो उसको मैनेज करता है कि कैसे पेमेंट्स हो रही हैं, कैसे इसको पूरा रेगुलेट किया जाए कि पूरा वर्किंग कंडीशन में रहे। ठीक है, अब अगर क्या करता है ना, मान लीजिए एक चीज़ और होती है कि केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल मेंटेन करता है और पेमेंट और डिपॉजिट्स करता है, उसका एक और काम है। मान लीजिए गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उसमें कहीं पे नेगेटिव फंड्स हो गए, नहीं पैसा बचा, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो देखिए गवर्नमेंट का अकाउंट बैलेंस नेगेटिव नहीं रह सकता ना, उसको तो अभी और भी काम करने हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लैंड कर देता है गवर्नमेंट को, जिसको हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी बोलते हैं। ये हमारा ना वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी बोलते हैं। ठीक है, WMA, जिसमें क्या होता है ना, वो शॉर्ट टर्म लैंडिंग करता है कि ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा बैंकर्स एंड डेब्ट मैनेजमेंट टू गवर्नमेंट का टॉपिक था। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकर्स टू बैंकर्स। अब बैंकर्स टू बैंकर्स वाले में क्या है ना इसका कि जैसे आरबीआई क्या होता है, ये तो गवर्नमेंट की बात थी। अब क्या हुआ कि बैंक्स खूब सारे होते हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, कभी कभी बैंक्स को लॉस हो रहा है या वो नहीं, उसके पास इतना डिपॉजिट आ रहा है, उसको किसी ने डिपॉजिट से, मान लीजिए एफडीज थी, किसी ने उनको ब्रेक करके पैसा मांग लिया। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, एक साथ बहुत सारी एफडीज ब्रेक हो रही हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा, तो बैंक के पास अपने पास इतना पैसा नहीं बचता है। आरबीआई से फंड करने के बाद भी फिर उसको क्या करना पड़ता है, आरबीआई से लेंडिंग करनी पड़ती है, आरबीआई से बोरो करना पड़ता है, सॉरी, आरबीआई से बोरो करता है वो, कि उसके थ्रू जो फंड्स है ना वो हो जाए। ठीक है, मतलब वो लैंडिंग बोरिंग कर सकता है। सेकंड चीज़ क्या होती है, एक आपको पता है नेफ्ट आरटीजीएस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सारा जो नेफ्ट आरटीजीएस होता है वो पहला पैसा आरबीआई के पास जाता है, फिर आरबीआई दूसरे बैंक्स को फंड्स रिलीज करती है। तो उसके लिए भी आपको एक अकाउंट बैंक आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें आपका कुछ जो भी प्री डिफाइंड अमाउंट होता है उतना तो आपको होल्ड करके रखना ही होता है। बाद में फिर वो सारा सेटलमेंट हो जाता है डे एंड से पहले शाम को, लेकिन मतलब ऐसे करके चलता है। ठीक ना, तो बैंकर्स टू बैंक्स में यही आता है कि बैंक्स के साथ आरबीआई का जो ट्रांजैक्शन है उसको जो पूरा है ना मॉनिटरिंग, और मतलब अकाउंट्स कौन कौन से हो रहे हैं, कौन लिमिट्स में जितनी वो हो रही है, लेंडिंग हो रही है एक बैंक से दूसरी बैंक की भी, एक चीज़ और होती है उसको भी मॉनिटर करता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास फंड्स हैं या भी पास में कोई बैंक है, आपने उससे बोरो कर लिया, तो वो सब जो भी चीज़ें हैं ना ये सब आरबीआई मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कभी कुछ हुआ इंटरबैंक मार्केट में और आपको एकदम से रेज करना पड़ रहा है शॉर्ट टर्म लिक्विड। ठीक है ना, मैंने वही बोला ना कि मान लीजिए एकदम से ऐसे कुछ बात हुई कि आपको एकदम से जितना पैसा आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट था वो लोग विड्रॉ करने लगे, लोगों को चाहिए कि हाँ ठीक है हमें चाहिए। जैसे अगर टाइम डिपॉजिट है तब तो ठीक है कि उतने टाइम पे ही होगा, लेकिन फिर भी उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो प्री मैच्योर कर सकते हैं। और जो डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उसमें तो ठीक है, वो जब भी डिमांड करेंगे आपको उन्हें पे करना है ना, वही चीज़ है ना। तो फिर क्या हुआ ना उसमें कि शॉर्ट टर्म लिक्विड रिसोर्सेज आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या हो सकता है ना, बैंक आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, आरबीआई प्रोवाइड कराता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। मतलब एंड में जो हेल्प करेगा वो आपकी आरबीआई करेगा, पहले आप सारे जोड़ तोड़ कर लो, नहीं हो रहा है कुछ तो आरबीआई आपको मदद करेगा। ठीक है, बस वो चीज़ है कि वो लैंड करता है, फिर उसको आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है, आपको उसको पे भी करना पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं।
अब क्या है रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है ना कि आरबीआई जो है ना, जो डिपॉजिटर्स हैं उनके जो आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं उसके होता है, उसको भी एक तरीके से कोशिश करता है ना कि सारे डिपॉजिटर्स के जो इंटरेस्ट है ना वो प्रोटेक्ट हो, ठीक है। उनका जो भी मतलब चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा बैंक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बैंक ऐसे गाइडलाइंस बनाते हैं ना कि बैंक्स के एम्प्लॉयज़ वर्क भी कर सकें और जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन में मिले। वो चीज़ अलग है कि जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल बैंकिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थ्योरी में तो बहुत ज़्यादा रूल्स अगर आप फॉलो करो तो कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको इतने डॉक्यूमेंट्स और इतना वो हो जाएगा प्रॉब्लम। बाकी प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ठीक है, जो लीवे हम दे सकते हैं, जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं वहाँ हम लीवे दे के उनको काम कर लेते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि थ्योरेटिकल बैंकिंग और प्रैक्टिकल बैंकिंग में बहुत अंतर है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना, वो ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऐसे ऐसे मेजर्स बनाते हैं ना कि अगर कुछ लॉस हो जाए या कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वो बैंक कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं, आप देखिए ना, ओवर स्टर्म है पहले तो वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स जो जिस बैंक की उनको इश्यू है वो उसमें कंप्लेन करते हैं। अगर ठीक है रिजॉल्व नहीं होता, कोई उनके इश्यू को एड्रेस नहीं करता है तो फिर वो ओवर स्टर्म में जाते हैं, फिर डीआरटी जाते हैं, मतलब पूरा बना हुआ है, ठीक है। आपका लोन्स वगैरह के लिए सरफाइसी एक्ट है, ठीक है। तो काफ़ी सारे एक्ट्स बना रखे हैं, बहुत सी चीज़ कर रखी है। आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पैसा आपने फंसाया, चाहे कस्टमर हो चाहे बैंक हो, आपको वो नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आरबीआई रेगुलेटरी रोल, ठीक है। रेगुलेटरी रोल में क्या होगा, वही चीज़ की लाइसेंसिंग करना, किसी की मान लीजिए कोई ऑथराइज डीलर बनाना है आपको फॉरेन के लिए, या फिर ब्रोकर्स को बनाना है, मतलब ऐसा करके ना कोई बैंक आ रहा है तो उसको लाइसेंस करना, किसी बैंक की कोई ब्रांच बढ़ रही है घट रही है तो उसको मॉनिटर करना। आपको पता ही है कि रेडियस का होता है कि हाँ इतने किलोमीटर के अंदर दूसरी ब्रांच हो सकती है, एक सिटी के अंदर इतनी ब्रांचेस हो सकते हैं। तो ये सब करके, ये सब जो अप्रूव करता है ना वो आरबीआई करता है, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग भी करता है कि आप देखिए बैंक्स जो अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो तो अपना खुद को मॉनिटर कर ही नहीं, लेकिन आरबीआई का काम क्या है कि उन बैंक्स में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी एक बार मॉनिटर करना, मतलब डबल मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। क्योंकि आरबीआई क्या पता बैंक्स फ्रॉड कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, तो आरबीआई को देखना पड़ता है कि कहीं फ्रॉड ना हो रहा हो, ठीक है। ऑडिटिंग टाइप से जो बात है, ठीक है। अब जैसे आरबीआई ने जो कुछ गाइडलाइन सेट कर रखे हैं कि इतना कैपिटल चाहिए, इतना ऐसे होना चाहिए, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह को मॉनिटर करता है कि बैंक्स ने जो मॉनिटर बताया था हमें या जो रखा था हमने उतना फॉलोअप है या नहीं है, उतना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है कि जो अकाउंट शोज कर रहे हैं। तो फिर वही सारा चीज़ ना रेगुलेटरी रोड में, मतलब एक तरीके से पुलिस का रोल है, पुलिस का मतलब वो सारा पुलिस की और गवर्नमेंट की तरह नज़र रखे हुए हैं बैंक्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या हुआ ना, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में जो भी इसके फॉरेन के फंड्स हैं उसको ये करता है, ठीक है ना। मतलब आपका इंटरनेशनल बैंकिंग जितनी हो रही है, कोई फॉरेन से फंड आ रहा है, आपको फॉरेन करना है, फेमा रूल वगैरह बनाने हैं। फेरा रूल थे पहले जो सही नहीं था, फेमा रूल्स लाए गए। तो वही सब कि अगर कोई रूल्स आपको काम करने से रोक रहे हैं या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है तो आप कैसे उसको डील करोगे ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ दोगे, ठीक है दे होता रहेगा, कस्टमर परेशान होता रहे, नहीं। आपको ऐसा बैंकिंग बनाना है कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है, बहुत लैक्स्टिक वाला टाइप से रखना है ना, कि आप कर रहे हो बहुत ईजिली, सब कस्टमर्स अपना कर पा रहे हैं, और वहाँ से जो पैसा आ रहा है उस पर भी नज़र रखना, बाहर यहाँ से जो पैसा बाहर जा रहा है सब पे नज़र रखना, उनको मैनेज करना। देखिए गैमलिंग वगैरह से भी पैसा आ रहा है, कोई फ्रॉडुलेंट पैसा है, या कोई वो आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा है, वो पैसा तो अंदर बाहर नहीं हो रहा है, तो वो सब नज़र रखना या उस सबको मैनेज करना, किस किस ब्रांचेस को वो ऑथराइज कर रहा है क्या है। देखिए बैंकिंग लेवल पे भी एक लेयर होती है, पर आरबीआई के पास लास्ट लेयर होती है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें इसमें आती है मैनेजर फॉरेन एक्सचेंज में। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या करता है ना, इसमें इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स जो है उसके थ्रू करेंसी, अपना करेंसी तो आरबीआई बनाता ही है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, करेंसी आरबीआई बना रहा है तो उनको कैसे मार्केट में लिक्विडिटी कैसे इंजेक्ट करनी है, ठीक है। अब जो ट्रांसफ़र हो रहा है बैंक टू बैंक या कहीं पे भी, उस पर नज़र रखना। नेट आरटीजीएस हो रहा है, मैंने बोला था ना उसका पैसा पहले आरबीआई पर, उसका सेटलमेंट करता है बैचेस वाइज, या आरटीजीएस है तो रियल टाइम पे अपना सेटलमेंट कर रहा है। और क्लियरिंग के चेक्स है डिजिटल मोड्स के थ्रू, जैसे आजकल इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआईज है, तो उसके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर नज़र रखना। देखिए आरबीआई का ये तो ठीक है कि वो ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखती है कि कोई मतलब कोई फ्रॉड वगैरह से रिलेटेड, लेकिन एक ये भी होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड, या कोई पार्टी के पास उसने अपनी इनकम शो की मेरी इनकम इतनी है, उसके बाद उसके अकाउंट में
बहुत बड़े बड़े फंड्स आ रहे हैं या बहुत डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जितना उसने बताया था, तो वो सभी मॉनिटर करता है। बैंक को सस्पिशियस जितनी ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो आरबीआई को रिपोर्ट करनी होती है कि हाँ कि एक पर्टिकुलर डेट पे 15 दिन में 20 दिन में कि ये हमारे पास एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आई हैं, आप इसको प्लीज़ चेक करो। और जब बैंक्स का क्या रूल होना चाहिए कि जब वो किसी कस्टमर से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस के चेक लेता है तो उसको उनसे एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है, चाहे वो चेक के पीछे ले ले, चाहे वो फ़ोन से कंफर्म कर ले, मतलब वो सब चीज़ें आपको पता है 2 लाख से ऊपर फ़ोन से कंफर्मेशन होती है, तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें रेगुलेशन करता है, सुपरवाइजिंग करता है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है ना वो वही दे रखा है, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क के थ्रू होता है, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है ये हमारा, जिसके थ्रू जो हमारा ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना डिजिटल सिग्नेचर वाले, वो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क में होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आरबीआई रिलीज करता है, और इसको कैसे रिलीज करता है, हाफ ईयरली बेसिस पे, जून एंड दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है ना। तो ऐसे वो अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या है ना, रिपोर्ट जनरेट करके वो बताता है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चल रही है, कितना मार्केट में है अभी, कितना नहीं है, क्या मार्केट की कंडीशंस है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, वो सब इसमें आता है। ठीक है ना। अब डेवलपमेंट रोल है नेक्स्ट। डेवलपमेंट रोल में देखिए मैं आपको ये बस बता दे रही हूँ हेडलाइंस क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं आता। अगर आपका कुछ आएगा तो ठीक है कि आरबीआई के रूल्स क्या हैं, वो भी 0.50 मार्क्स का ही होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं होना। हाँ, आधे मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, जो ये चैप्टर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, आधे या 1 नंबर के, ठीक है ना। जैसे कि आपका ये सब है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, एलएफ वगैरह है, रेपो रिवर्स रेट्स वगैरह हैं, तो इससे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, देखिए बनने हैं, खूब सारे बनने हैं, चाहे केस स्टडीज़ में बने, चाहे नॉर्मल कैसे भी बने, उससे तो मतलब आप सोचो ये जो हमने इसमें जो हम रेपो रेट और ये सब पढ़ रहे हैं, ये तो आप समझ लीजिए कि जैविक के तीनों मॉड्यूल्स में तीनों जो पेपर्स हैं उनमें आना है। उसके बाद जब आप सीआईबी करोगे ना तो उसमें आपको इतने डिटेल्स नहीं दी होंगे, आपको यहाँ डिटेल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना है या समझ लेना है, क्योंकि जब आप सीआईबी वगैरह के पेपर जेबी क्लियर करके सीआईबी के पेपर देने जाओगे ना, तो वहाँ पे बस आपको ये होगा कि हाँ ये चीज़ है यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए पहले से कि कैसे क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है आपको, तो फिर अच्छे से पढ़ना है आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डेवलपमेंट रोल। तो डेवलपमेंट रोल में यही है कि बस आरबीआई जो है ना उसने मतलब ना ऐसे डेवलप अपने आप को कर रहा है, नई नई डेवलपमेंट मतलब नए नए इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, जिससे कि उसको मॉनिटरिंग करने में आसानी हो। वो नए नए इंस्टीट्यूट्स जो है ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी दे, जैसे कौन कौन से हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1962 में बना है। अब देखिए आपको याद होगा कि डीआईसीजी जो है यही हमारा, जैसे बैंक्स में अभी पोस्ट ऑफिस के तो देखिए 100% सिक्योरिटी गवर्नमेंट की होती है, लेकिन बैंक्स के जो होते हैं पहले 1 लाख था, अब 2 लाख 1.5 लाख तक, मतलब 2 लाख तक, मतलब ऐसे चेंज करते रहते हैं कभी कभी, तो 2 लाख तक के जो गवर्नमेंट जो फंड्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, वो ये इंश्योर करती है ना। तो ये इंस्टीट्यूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे कौन कौन से बने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में बना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में बना, नाबार्ड देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, जिस एग्रीकल्चर को पूरा मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, 1982 में, ठीक है। फिर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया 1988 में बना, नेशनल हाउसिंग बैंक 1989 में बना, एंड सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1994 में बना। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो इसने इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने, और मार्केट में इम्प्लीमेंट किया उसके फंक्शंस, ताकि जो भी सुपरवाइजिंग या जो भी पर्टिकुलर एक के लिए बैंक्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता था उसको डाइवर्सिफाई कर सके, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है हमारा यूनिट 2 का कंप्लीट होता है, मॉड्यूल ए का पार्ट बी भी। इसके बाद मैं आपको यूनिट 3 प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। देखिए जेआईबी के पेपर के वीडियोस थोड़ा डिले से बन पा रहे थे, क्योंकि मैं अभी सीआईबी के पेपर्स थोड़ा सा बना रही थी, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली करा था, तो मेरे को उसका ज़्यादा मेरे पास नोट्स हैं, इसके मुझे नोट्स पूरे प्रॉपर एक बार बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी इसके भी जेआईबी के पेपर्स के वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि जेआईबी का पेपर पहले पड़ता है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई डाउट है या कोई आपको सजेशन देना है, ठीक है ना। और चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।